नमस्कार। कितना कुछ जानता होगा वो शख्स मेरे बारे में, कितना कुछ जानता होगा वो शख्स मेरे बारे में, मेरे मुस्कुराने पर भी जिसने पूछ लिया तुम उदास क्यों हो। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आपको लिए चलेंगे खबरों की तरफ, लेकिन खबरों की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। जहरीली शराब की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश से हमारे पास ये दिल को दहला देने वाली खबर आ रही है। एक तरफ कोरोना का तांडव मचा हुआ है, दूसरी तरफ जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर, बदायूं और आजमगढ़ में अवैध शराब की बिक्री जोर शोर से की जा रही है। न तो पुलिस कुछ कर रही है, न तो प्रशासन इस पर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, और इसकी वजह से 24 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी के बीच इस तरह से 24 लोगों की मौत बेहद चिंतनीय है, बेहद अफसोसजनक है। कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। पश्चिम बर्धमान जिले की अगर बात करें तो पश्चिम बर्धमान जिले में अब तक 38,000 लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं, 8,000 जिनमें एक्टिव मामले हैं, और अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के संक्रमण की वजह से। इसे लेकर हालांकि जिला प्रशासन काफी अलर्ट है, काफी सावधान है, और पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन की भरपाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और लगातार इसके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि बर्नपुर में इसको स्टील प्लांट और दुर्गापुर में दुर्गापुर इसको स्टील प्लांट की तरफ से भी सालों भर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है ऑक्सीजन विभिन्न हेल्थ सेंटर्स तक, अस्पतालों तक, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। और सालानपुर इलाके में, बंगाल के सालानपुर इलाके में भी एक फैक्ट्री है जो हर रोज 400 सिलेंडर का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। उसकी तरफ से भी सिलेंडर की कमी की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन तो काफी मात्रा में है। ऑक्सीजन आसनसोल, दुर्गापुर की अगर बात करें और आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन अब कमी हो गई है सिलेंडर की। अगर सिलेंडर नहीं होगा तो कैसे पहुंचेगा ऑक्सीजन हेल्थ सेंटर्स तक, कैसे पहुंचेगा? हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं तमाम उत्पादकों को, आसनसोल और दुर्गापुर स्टील प्लांट के उत्पादकों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उनसे सहयोग मांगा गया है, और सहयोग मिल भी रहा है। लगातार इन दोनों जगहों से ऑक्सीजन पहुंचाए जा रहे हैं तमाम हेल्थ सेंटर्स को, और सालानपुर में एक छोटी सी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की तरफ से भी लगातार ऑक्सीजन पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सिलेंडर की कमी की वजह से परेशानी पैदा हो गई है। अब एक चुनौती है जिला प्रशासन के सामने कि सिलेंडर की कमी को कैसे दूर करें। हमने बात की, हमारे संवाददाता ने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली फैक्ट्री के मैनेजर से और दूसरे उत्पादकों से भी हमारे संवाददाता ने बात की, और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की भरपाई तो हो रही है, लेकिन सिलेंडर की कमी की वजह से परेशानी हो रही है। क्या प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन हम लोग के पास सारा अवेलेबल है, प्लांट है अपने पास, लिक्विड है, लेकिन लिक्विड आजकल मिल भी नहीं रहा है, तो यहाँ से लिक्विड सब बाहर चले जा रहा है। उसके लिए आज मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। 70 टन यहाँ के लिए अवेलेबल है, 110 टन बाहर जा रहा है। अब ये रिवर्स हम लोग डिमांड करें, 110 मेट्रिक टन यहाँ रहे, बाकी बाहर जाए। यहाँ पे लेवल बच गया सिलेंडर का। सिलेंडर जहाँ बनता है उन लोग के पास ऑक्सीजन नहीं जो मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर है। सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगेगा अभी, और वो आते आते इसके लिए एक महीना तक तो कोई बुकिंग ले ही नहीं रहा है। वो आने के बाद तब हम लोग सिलेंडर अवेलेबल होगा, तब फिल होगा। तब तक तो काफ़ी पेशेंट सब निकल जाएंगे। पर डे यहाँ 4 लाख पेशेंट बढ़ रहा है। 2 लाख को भी अगर सिलेंडर, 2 लाख को सिलेंडर की जरूरत हो, 3 सिलेंडर पड़ता है एक दिन में। एक पेशेंट को 3 सिलेंडर पड़ता है, 6 लाख तो ऐसे ही एक दिन में हो गया। अब कंटिन्यू 30 डेज अगर ऐसा होगा, कुछ समझ लीजिए कहाँ तक जाएगा, ये कितना क्राइसिस हो जाएगा सिलेंडर का। ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन कोई ठीक नहीं है। सिलेंडर जो भी लाता है हम लोग भर के देते हैं, एज पर डीएम भी जैसे उन लोग का भी सिलेंडर रखा हुआ है, वो जहाँ बोलते हैं हम लोग भेज दिया करते हैं। उनके ऑर्डर अनुसार जो सिलेंडर बोलते हैं जिस हॉस्पिटल वहाँ दे जाता है।
हम लोग का खुद का है, केजी हॉस्पिटल है, सक्तुरिया हॉस्पिटल, कल्ला हॉस्पिटल, यहाँ हम लोग का माल जा रहा है। बच गया बी टाइप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच गया केवल डी टाइप जो है वो इंडस्ट्रियल कन्वर्ट होके मेडिकल में जा रहा है, बस वही जो सिलेंडर हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सारा बंद हो चुका है, जाता इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन लगता था वो सब बंद। ऐसे ही वहाँ भी आदमी काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही मर रहा है वैसे ही मर रहा है, दोनों तरफ गया हुआ है। राजेश कुमार झा। আমাদের হাসপাতালে অক্সিজেন সিচুয়েশন তো একটু ক্রাইসিস তো রয়েছে, কিন্তু আজ বেঙ্গল অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়াতে 24 আওয়ার্স আমাদের মাল সাপ্লাই দিচ্ছে। যখনই আসছি রাত্রেবেলায় 12টার সময়, দিনের বেলায় যখনই আসছি ফুল ফ্লেজে আমাদের অক্সিজেন সাপ্লাই রিফিলিং করে দিচ্ছেন। আজ বেঙ্গল অক্সিজেন আজ থাকাতে আমার হসপিটালে যতগুলো কোভিড পেশেন্ট রয়েছে বা কোভিড আক্রান্ত সাসপেক্টেড যে কেসগুলো রয়েছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন যাদের কম রয়েছে, তারা বেঙ্গল অক্সিজেন থেকে রিফিলটা হচ্ছে বলেই আমার পেশেন্টগুলো বেঁচে গেল। আপনাদের কি সিলিন্ডার নিজস্ব? হ্যাঁ, আমাদের রেন্টের সিলিন্ডার। আমরা যাদের সঙ্গে আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার আছে দেশাই হেলথ কেয়ার, সে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাকে সিলিন্ডার ফিল আপ করে দিতে পারছে না, তাই সাইড বাই সাইড আমরা বেঙ্গল অক্সিজেনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। এবং এখানকার যে দুজন কর্ণধার রয়েছেন, মিস্টার এমডি মহিম এবং মিস্টার ঝা, দুজনেই আমাদেরকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করেছেন। 24 আওয়ার সার্ভিস দিচ্ছে, কোনো স্টাফের একটা কেউ বিরক্ত হচ্ছে না, গ্ল্যাডলি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রিফিল করে আমাদেরকে ডিসপ্যাচ করে দিচ্ছে। এর জন্য আমি বেঙ্গল অক্সিজেনকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ভগবান তাদের মঙ্গল করুক, আরও ভালো ব্যবসা করুক, মানুষের পাশে দাঁড়াক, এটাই আমার প্রার্থনা। আমার নাম হচ্ছে অসীম গোপ, আমি একজন সিনিয়র স্টোর কিপার, सेंट्रल हॉस्पिटल काल्ला ECL। कोरोना महामारी के इस विकट दौर में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी लगातार मदद पहुंचाए जा रहे हैं। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर रेड लाइट एरिया में रहने वाले लोगों तक चावल पहुंचाए गए, खाद्य सामग्री पहुंचाए गए। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी खास तौर से मौजूद थे। उनके साथ प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य मीर हाशिम भी मौजूद थे यहाँ, और इन दोनों की मौजूदगी में यहाँ वितरित किए गए खाद्य सामग्री। और अमरनाथ चैटर्जी ने अपने वक्तव्य के क्रम में कहा कि तमाम यौन कर्मियों को, जो भी यौन कर्मी यहाँ हैं, उनको अपने बैंक अकाउंट्स खोलने चाहिए। किसी न किसी बैंक में बैंक अकाउंट होना बेहद ज़रूरी है ताकि उन तक मदद पहुँचाई जा सके। उन्होंने और भी कई तरह के सुझाव दिए, लोगों को सावधान रहने की बात भी अमरनाथ चैटर्जी ने कही। তার জন্য মনে করেন যে মানে গরিব মেয়েদের তো খুবই ভালো হলো। গরিব মেয়েদের যে এসব এলাকায় নিষিদ্ধ পল্লীতে গরিব মেয়েদের জন্য খুব ভালো হলো। আগের লকডাউনে সাহায্য পেয়েছিলেন সরকারের কাছ থেকে? আগের লকডাউনে হ্যাঁ অনেক সাহায্য পেয়েছি। আগের লকডাউনে তো এই নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা মনেই করে নেই যে এটা এখানে লকডাউন হয়েছে। আচ্ছা, এবার প্রথম থেকেই সাহায্য পাচ্ছে, কতটা খুশি হয়েছেন আপনারা? আমরা অনেক খুশি। আর কিছু চাইবেন সরকার? সবাই খুশি। সরকারের কাছে আর কিছু চাইবেন? আর কিছু চাই, কিন্তু এখন চাওয়া যাবে না। কিছু চাই যাতে আমাদের এই এলাকাটা পরিষ্কার থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমরা একটু চাই। এই যে আপনারা যে এখন যে মেয়র সাহেব যেটা বললেন, মানে ডেপুটি মেয়র, যে টাকা পাচ্ছেন না, এটা অ্যাকাউন্ট আছে কি আপনাদের? আমাদের তো অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু আমরা টাকাটা পাই না। এই যে আমরা বলেছে যে সরকার থেকে 500 টাকা করে দিয়েছে, কিন্তু আমরা পাইনি। দিয়েই নেই, দেবে এবার। দেবে। দুয়ারে সরকার শুরু হয়েছে। পাই তাহলে বলবো যে আমরা পেয়েছি, কিন্তু না পেলে তো আর বলবো না। মানে আপনার সবাইকে খাতা অনেকের বাকি আছে? আমাদের খাতা আছে, আর যাদের খাতা না আছে তাদের খাতা আমরা করে দিব। আমরা এখানে অনেকের দিশার থেকে খাতা করে দিয়েছি। ঠিক আছে। সে এই ছেলেরা ছোট ছিল, এই ছেলেরা জানে। আমরা দিশার থেকে অনেক খাতা অনেক মেয়েদের করে দিয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম সীতারা বিবি। দাদা, দ্বিতীয় ধাপের কোভিড, প্রথম ধাপ তো আপনারা জয় করে নিয়েছিলেন, সেকেন্ড ধাপের আবার কোভিড এলো। আজ থেকে তো আপনারা একটা বিতরণ শুরু করেছেন, এই দ্বিতীয় কি কি ব্যবস্থা আপনারা নিচ্ছেন? না দেখুন, আমরা অক্সিজেন, সেফ হোম এই সমস্ত তো করেছি, মাস্ক বিতরণ, স্যানিটাইজার এইসব তো আমরা করছি। এর সঙ্গে আমরা চিন্তা করলাম যে লকডাউনের বিরুদ্ধে অনেক মানুষের অনেক অসুবিধা আছে, এনাদেরও খুব অসুবিধা রয়েছে। তো এনাদের কথা ভেবে আমরা কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা কিছু করে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। এবং আগামী দিনে যেটা আমাদের কাছে বিশেষ বার্তা নিয়ে এসে আমরা এলাম, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন প্রত্যেক মহিলাকে 500 টাকা
এবং শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব মহিলাদের 1000 টাকা, এবং যাদের রেশন নেই তাদের দুয়ারে রেশন পাঠিয়ে দেবে, হয় ব্যাংকে টাকার মাধ্যমেই হোক কিংবা বাড়িতে রেশনের ব্যবস্থার মধ্যখানেই হোক বা কোনো একটা জায়গার মধ্যেখান থেকে রেশন ব্যবস্থাটা পাইয়ে দেবে। এই বার্তাটাই এনাদের কাছে করতে এলাম, এই বার্তাটাই এনাদের কাছে দিতে এলাম যে যারা এখনও করেননি তারা আগামী দিনে ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা করে নিন, এবং যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ সুবিধাগুলো আপনারা যেন ভোগ করতে পারেন, পেয়ে আপনাদের জীবন যেন সুস্থভাবে পরিচালিত হতে পারে। আমরা নিজেদের নামের জন্য আসিনি, আমরা ইনাদের পাশে থাকতে পেরে আমরা আজকে মনে করছি যে না, নিজেরা মানুষ হিসেবে জন্মটা আমাদের সার্থক। নমস্কার। कभी कभी हम सोचते भी नहीं हैं कि मौत आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन बहुत आसानी से कभी कभी मौत आपके करीब आ जाती है और आपको अपने साथ लेकर चली जाती है। रानीगंज से ऐसी ही खबर आ रही है हमारे पास। रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी इलाके में एक तालाब है जिसे पंडित तालाब के नाम से जानते हैं। इस पंडित तालाब में आज सुबह तकरीबन 6 बजे एक व्यक्ति जो सब्जी फरोश है, सब्जी विक्रेता है, वह फूल तोड़ने जाता है। इस तालाब में कमल का फूल तोड़ने जाता है, लेकिन फूल तोड़ने के क्रम में उसके पांव फिसल जाते हैं और वह तालाब के गहरे पानी में समा जाता है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत होने की वजह से उसके परिजनों में और आसपास के लोगों में काफी मातम है, काफी दुख का माहौल है। नाम बताया जा रहा है लक्ष्मण शर्मा, जो सब्जी बेचने का काम करता था इसी इलाके में और पिछले काफी समय से वह यहां रह रहा था। और आज सुबह वह तालाब में जब गया तो तालाब में कमल का फूल तोड़ने के क्रम में उसके पांव फिसल गए और उसकी मौत हो गई। और बाद में पुलिस को इसकी खबर दी गई और उसकी लाश को निकाला गया। पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भेजा गया। ঘটনা হয়েছিল বলতে আমি তো বাড়িতে ছিলাম, আমাকে ফোন করে এখান থেকে ছেলেরা, তো জানতে পারি এসে যে এখানে আমাদের রাজবাড়ি মোড়ে একজন সবজি বিক্রি করতো লক্ষণ শর্মা, তো 45 বছরের মতো বয়স, তো ভালো ছেলে ছিল। তো ওই আমাদের পণ্ডিত পুকুরেও চান করতো, তো ওখানে চান করতে এসে কাপড় জামা ঘাটে খুলে রেখেছে, আর ঘাটের উল্টো দিকে যেদিকে টাওয়ার কলোনি আছে ওইদিকে কিছু পদ্ম ফুল হয়ে আছে, তো ওই পদ্ম ফুল তুলতে গিয়ে নাকি ও আটকে যায়, কোনোভাবে ডুবে যায়। হ্যাঁ, তো তাকে আবার ওই স্থানীয় ছেলেরা আবার দেখেছে, তারা আবার গিয়ে পরে ওঠায়। কি মনে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে এটা কীভাবে হয়েছে? সেটা তো বোঝা মুশকিল। চান করতে এসেছিল, পদ্ম ফুল তুলতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে পদ্ম ফুলের শিকড় ফিকড়ে আটকে ফাটকে গেছে পা, হ্যাঁ, কোনোভাবে উঠতে পারেনি। আমরা সেটাই জানতে পেরেছি। আপনার নামটা? दीपक कुमार गो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और तमाम नवनिर्वाचित विधायकों के आगे एक चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है कोविड-19 संक्रमण की चुनौती। हर विधायकों के माथे पर एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सावधान करें और उन्हें बचाएं। इसके लिए प्रयास चल भी रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाके में सेफ होम बनाए जा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण 24 परगना की यह खबर। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पूर्व से यह खबर भेजी है। बारुईपुर पूर्व में हाल ही में विधायक बने, पहली बार विधायक बने तृणमूल कांग्रेस के नेता विभाष सरदार ने समाज सेवा का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में कोविड-19 संक्रमण से कैसे बचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर खास तौर से चर्चा की गई। और आपको बता दूं कि इस इलाके में इस विधानसभा क्षेत्र में महज 2 सेफ होम बनाए गए हैं और उन्होंने यहां डिप्टी मैजिस्ट्रेट राखी पाल से बात की और इस मौके पर श्याम सुंदर चक्रवर्ती भी मौजूद थे। ब्लॉक अध्यक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के जो ब्लॉक कमेटी है यहाँ का, उसके ब्लॉक अध्यक्ष हैं श्याम सुंदर चक्रवर्ती। इन लोगों के साथ बातचीत की नवनिर्वाचित विधायक ने और बातचीत के क्रम में ये उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है और इस क्रम में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया विधायक द्वारा, ताकि कभी भी किसी को अगर जरूरत पड़े तो वो सीधे सीधे इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद ले सके। বাড়িপুর যে সাব ডিভিশন হাসপাতাল আছে সুপার স্পেশালিটি, সেই সাব ডিভিশন হসপিটালে আমাদের করোনা নিয়ে 100 বেড, বর্তমানে 200 বেডের একটা করোনার হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, আপনারা জানেন। আর বাড়িপুর পূর্ব বিধানসভার মধ্যে পড়ে বাড়িপুর সাগরসঙ্গ মাঠ
ফুলতলার পরে ওখানে একটা সেফ হোম করা হয়েছে। সেফ হোম করা হয়েছে ওখানে 100 বেডের, ওখানে 100 বেড বেশি হয়ে গেছে, এখন প্রায় 150 কাছাকাছি চলে গেছে। আর গোয়ালবেড়িয়াতে মুমরেজগড় হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওখানে প্রায় 200 অধিক একটা সেফ হোম করা হয়েছে ওখানে। আর এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে এসডিও সাহেব এবং বিডিও সাহেব প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করেছে পঞ্চায়েতে প্রাথমিকভাবে স্যানিটাইজিং এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ যদি কারোর কোনো সমস্যা হয় করোনার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো বাড়ির মানুষের, সেগুলো পঞ্চায়েত থেকে আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি এবং জেলা পরিষদ থেকে আমরা খুব দ্রুততার সঙ্গে অক্সিজেন তৈরি করবার ব্যাপারে আমরা একটা স্কিম তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো আমরা প্রত্যেক পঞ্চায়েতে একটা করে করা হয়েছে। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পার্টি অফিস থেকে আমাদের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা একটা করোনার হেডলাইন আমরা খুলেছি, সেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার পাবেন, সেখানে পিপিপি কিট পাবেন, সেখানে স্যানিটাইজিং মাস্ক সমস্ত পাবেন এবং সমস্ত হেডলাইন নাম্বারে অ্যাম্বুলেন্স থেকে আরম্ভ করে আপনি যদি কোনো কেউ মারাও যায় তার জন্যে, যদি কেউ মারাও যায় তার জন্যে সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমাদের কীভাবে শ্মশানে, হিন্দু লোকদের শ্মশানে কীভাবে দাহ করা হবে এবং যারা মুসলিম ভাইরা আছে, বন্ধুরা আছে, তারা যদি কেউ মারা যায় তাহলে তাদের জন্য কবরস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্মশান আপনি জানেন যে বারুইপুর শ্মশান কীর্তনখোলাতে সরকারিভাবে এসডিও সাহেব ওখানে একটা দাহ করবার ব্যবস্থা করেছে। রাত্রি 12টার পর থেকে 6টা পর্যন্ত করোনা পেশেন্ট যারা मारा जाচ্ছে তারা ওখানে দাহ হচ্ছে। अगली खबर बंगाल के जामुड़िया से। जामुड़िया में औद्योगिक इलाका है और इस औद्योगिक इलाके में कई कारखाने यहाँ चलाए जा रहे हैं। इन्हीं में से कारखाने के सामने आज इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया। एक निजी कारखाना है जिसे गगन फेरोटेक के नाम से जाना जाता है। इस कारखाने के मुख्य द्वार के समीप पास के ही गाँव में रहने वाले लोगों ने, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और इनकी ये मांग थी कि यहाँ कारखाने के द्वारा, यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गर्म राख फेंक दिए जाते हैं जिसकी वजह से लोग आहत हो जाते हैं। हाल ही में 2 व्यक्ति के पांव जल गए और उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। कहीं भी राख फेंक दिए जाते हैं और गर्म राख फेंक दिए जाते हैं जो बेहद गर्म होता है, और कहीं भी कचरे फेंक दिए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर यहाँ के लोगों ने आज जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया। आखिरकार प्रबंधन की तरफ से आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद यहाँ पर विक्षोभ प्रदर्शन खत्म हुआ। यहाँ धरना दिया गया है। हम लोग आज आए हैं 26 तारीख को हुरमानागा ग्राम के 2 युवक लोकेश्वर मुर्मू और लक्ष्मी नारायण हांसदा नाम का 2 व्यक्ति हैं जो वोट दे के आके गाय भैंस चराने गए थे। तो ये सब फैक्ट्री का जो डस्ट है ये सब गांव के अगल बगल जगह में वेस्टेड एरिया में फैल के आ जाता है। तो वही डस्ट में धूप के कारण भीतर अंदर तक पूरा जला हुआ रहता है गर्म के कारण। तो उसी डस्ट के अंदर किसी तरह दोनों युवक का पैर फिसल के गिर गया था और बुरी तरह से पूरा पैर जल चुका है। तो उसी दिन हम लोग किसी तरह मैनेज करके अकलपुर हेल्थ सेंटर में एडमिट किए थे। वहाँ से रेफर किया जिला सदर अस्पताल। वहाँ पे 1 हफ्ते तक तकरीबन ट्रीटमेंट चला। 1 हफ्ते ट्रीटमेंट चलाने के बाद वहाँ भी डिस्चार्ज दे दिया है, लेकिन अभी भी दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से हालत ख़राब है। और जितना भी खर्चा था हम लोग कमेटी की ओर से खर्चा कर दिए थे, लेकिन अभी हम लोग के पास उतना पैसा है भी नहीं कि वो लोग को देख सकें। और इसके बारे में हम लोग थाना में खबर भी दिए थे, जीडी किए थे, लेकिन थाना प्रशासन से भी कोई हेल्प नहीं मिला। हम लोग के पास और कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता हम लोग सूझा नहीं, इसलिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे गगन फैक्ट्री रोड ब्लॉक करने और ये गेट जाम करने। तो अभी आप लोग का क्या दावी है? हम लोग का दावी है जो 2 व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से जल चुके हैं, वो लोग को सूट करने के लिए हम लोग करने के लिए ये फैक्ट्री उसका वहन करे और सुस्त होने के बाद वो दोनों को काम में लिया जाए, वो दोनों को काम दिया जाए। हम लोग के यही 2 दावी। फैक्ट्री प्रबंधन क्या बोल रहा है? फैक्ट्री प्रबंधन से अभी भी उस तरह से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। अभी कुछ देर पहले फैक्ट्री के अंदर से कॉल आया था कि बोल रहा है कि 4 जन आइए बातचीत करने के लिए बैठेंगे। अब पता नहीं क्या वो लोग हम लोग का दावी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा।
आपका नाम? विजय हासदा। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के श्रीपुर एरिया के भानोड़ा वेस्ट ओसीपी कोलियरी में अचानक आग लग गई। यहां कोयले का ढेर रखा हुआ था और कोयले के ढेर में कल रात अचानक आग लग गई, जो आज सुबह तक धू धू कर जलती रही यहां पे आग, और आग की लपटें उठती रही। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें और धुआं यहां उठती रही, जिससे आसपास के लोग सकते में आ गए। आसपास के लोगों में काफी डर समा गया और आखिरकार आज आग पर काबू पा लिया गया। और इस संदर्भ में यहां के जो एजेंट हैं, श्रीपुर एरिया के जो एजेंट हैं अनिल सिन्हा, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि कोयले का ढेर काफी जमा हो गया है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से कोयले की बिक्री कम हो गई है, जिसकी वजह से कोयले का ढेर लग गया है और अचानक आग लग गई, जिसे काबू पा लिया गया है। इस आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझ गई है। हम लोग को थोड़ा पता चला, जैसे कि आप जानते हैं थोड़ा सा कोरोना काल में स्टॉक जो है बढ़ गया है, तो हम लोग पानी छिड़ते रहते हैं। थोड़ा किनारे पे स्टीम का झलक है, तो हम लोग रात से लगभग 10 टैंकर पानी दे दिए हैं और पानी से पूरा बुझ गया। वैसा कुछ नहीं है, ये गर्मी के दिन में छोटा मोटा स्टीम होते रहता है, इसलिए हम लोग रेगुलर पानी भी डालते रहते हैं। तो कोई क्षति हुआ है? कुछ क्षति नहीं हुआ और हम तो एक तरह से यहाँ के जाबाज वर्कर को मतलब हम थैंक्स बोलते हैं कि जिसके चलते जो है ना, ये बहुत जल्दी में ही लोग जो है इस पर काबू पा लिए। बंगाल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में सेफ होम का उद्घाटन आज किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय मौजूद थे। उन्होंने यहां अधिकारियों की मौजूदगी में 21 बेड वाले इस सेफ होम का उद्घाटन किया। आपको बता दूं कि आईटीआई कार्यालय में इन बेडों का उद्घाटन किया गया, इस सेफ होम का उद्घाटन किया गया, जहां 21 बेड लगाए गए हैं और अगर आसपास के मरीजों को कुछ होता है, संक्रमित कोई भी होता है, तो उसे यहां रखा जा सकता है और यहां इलाज भी किया जा सकता है। इस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं और तमाम बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद सेफ होम बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। यहां भी सेफ होम का उद्घाटन बाकायदा किया गया। इस मौके पर विधान उपाध्याय के अलावा उनके समर्थक और उनके यहाँ के अधिकारीगण भी मौजूद थे। यहाँ की वीडियो वो भी मौजूद थी, अदिति वो भी दिख रही हैं और इन सभी की मौजूदगी में यहाँ 21 बेडों के सेफ होम का उद्घाटन किया गया। তাদেরকে এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপাতত ফিমেল ওয়ার্ডে আছে 10টা আর মেল ওয়ার্ডে 11টা বেড মিলে আজকে আমাদের মাননীয় বিধায়ক এখানে এসেছেন এবং উনি উদ্বোধন করলেন। তো আজকে এটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। আমাদের সঙ্গে আরও আমাদের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আরমানদা আছে, আমাদের সহসভাপতি সাহেব আছেন, বিডিও ম্যাডাম আছেন। তো এই মানবিক দিকটা দিয়ে আমরা বিয়ে করে আমাদেরকে আপাতত এটা শুরু করা হলো। ভবিষ্যতে এটাকে আরো এটা কি সরকারি উদ্যোগ? সরকারি ভাবে একদম সরকারি উদ্যোগ এবং আমাদের বিশেষ করে আমাদের পার্টির তরফ থেকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টির তরফ থেকে। না, এটা তত্ত্বাবধানে কে থাকবে? এখানে তো কোভিড হসপিটাল লেখা হয়েছে, তাহলে তো স্বাস্থ্য দপ্তরের এখানে কারো থাকতে হবে। একদম এখানে ডাক্তার থাকবেন পিঠাগাড়ি থেকে, ওনারা ভিজিট করবেন। 3 জন ডাক্তার আছেন, নার্স আছেন 3 জন, এছাড়া আমাদের পার্টির তরফ থেকে অনেকেই আছেন, ভোলাদা আছে, মহাজনরা আছে, এনারা সবাই আছেন। আমরাও প্রয়োজনে আমরাও এখানে আসবো, যদি সেরকম কোনো প্রয়োজন হয়। আমরা এখানে সব রকম ব্যবস্থা আছে এবং ওপরে সেফ হোম করা হয়েছে। যদি লকডাউনে মানুষজন আটকে যান, মোটামুটি 60-70 জন এখানে থাকতে পারবেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এরকম ব্যবস্থা অনেক করা হয়েছে আপাতত এবং আগামী দিনে এটা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কি অনুমতি নিয়ে করা হয়েছে? না, সেরকম এখনো কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি, তবে আগামী দিনে যদি প্রয়োজন হয় তবে অনুমতি নিয়ে নেওয়া হবে। আজকে জাস্ট এটাকে শুরু করা হবে। হলো উদ্বোধন মানে এখানে আমরা আজকে রেডি হয়েছে, তাই আমরা দেখতে এলাম যে কতটা প্রিপেয়ার্ড আমরা আছি। তো এখানে 20টার মতো পেশেন্টের অলরেডি ব্যবস্থা সব কিছুই করা আছে, ওষুধপত্র, বেড, অক্সিজেন। মানে প্রথমত হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। চিত্তরঞ্জন, উত্তরায়ণ, সাইড,
প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে এভরিডে। আমাকে এক্ষুনি জাস্ট চিত্তরঞ্জন থেকেও ফোন করলো। তো যারা প্রথমত পিঠাকে নিয়ে যাওয়া হবে পেশেন্টদের, এটা আমরা গত কয়েকদিন আগে আমরা বিডিও ম্যাডাম ছিলাম, আমরা সবাই ছিলাম, তো ওখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং আমি পার্টির তরফ থেকে আরমান্দা ভোলাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যেটা যাতে আমাদের এখানে আমি বলেছিলাম 10 বেডের জন্য। তো আমি থ্যাঙ্কফুল আছি ওদের কাছে যে আমি এসে দেখলাম প্রায় 21টা বেড করা হয়েছে এবং এখানে প্রথমত পিঠাকে পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি বাড়িতে ঠিক হয়ে যায়, বাড়িতে থাকলে ঠিক হয়, যদি ডাক্তার বলে তাহলে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি দেখা যায় যে অক্সিজেন লেভেল কমেছে বা কিছু প্রবলেম হচ্ছে সেখানে কিন্তু এখানে এসে নিয়ে আসা হবে। যেটা আমরা বাইরে রেফার করছিলাম সেটাকে এখানে আমরা রাখবো। আর ওষুধপত্র সব কিছু ফ্রি, এখানে খাবার দাবারও অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। নার্সরাও রয়েছেন, ডাক্তারও এখান থেকে আমাদের পিঠাকের থেকে ডাক্তার যারা আছেন তারা 3বার 4বার করে এখানে ভিজিট করে যাবেন বারবার। এখানে নার্সরাও থাকবেন। তাছাড়া টিমটুর দায়িত্ব রয়েছে, আমাদের মহাজন যে আছে সেও দায়িত্ব রয়েছে। এটা এখানে ফুল মানে সিকিউরিটি দিয়ে এখানে খোলা হলো। তো আগামী দিনে আমরা নিশ্চয়ই চাইবো যাতে এটাকে আরও বড় করা হোক। যদি সেরকম আমরা প্রয়োজন পড়ে তো এটাকে আমরা আরও বেড পরিমাণ বাড়াতে পারি। প্রথমত ব্লকেরে রাখা হবে, তারপর যদি আমাদের খুব এমার্জেন্সি থাকে আমার অনলি ফর আমার বারাবণী বিধানসভা, আমি অলরেডি বারাবণী তো ঘোরান্ডি নাহলে 5 গেছিয়াতে অলরেডি বলে দিয়েছি। তো ওগুলো সাফসুফ করতে হয়তো 2-3 দিন 4 দিন লাগবে। তারপর 5 গেছিয়া বা ঘোরান্ডিতে আমরা হয়তো সিস্টেমে 10-15 বেডের একটা চালু করি। পিঠাকারকে দেখালো, দেখানোর পর যদি মনে হয় যে এখানে ভর্তি করা দরকার আছে, সাথে সাথে পিঠাকারতে বেড না থাকলে এখানে বেডে দিয়ে দেবে। এখানে অলরেডি সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে, একদম সব পেশেন্টকে করা হবে। মানে আমাদের বারাবণী বিধানসভার যে কোনো লোক গেলে প্রথমত আমরা ব্লকেটটা দেখবো, তারপর সারাংপুর ব্লকে যেহেতু এটা উপস্থিত আছে টোটাল ব্লকেটটা দেখবো। তাছাড়া আমার বারাবণী বিধানসভার সমস্ত লোকের জন্য এই উপকারগুলো পাওয়া যাবে। উপরেও যদি মানে আমাদের যদি ফুল লকডাউন হয়ে যায় বা কোনো মানুষ হয়তো এসে ফেঁসে গেছেন তার জন্য উপর মানে পরে যায়, কেউ থাকলে তাদের থাকার ব্যবস্থা আমরা করছি। প্রায় 50-60-100 জনের মতো আমরা করে দেবো। যদি বাইরের মানুষ আসে তারা হয়তো যেতে পারছে না, লকডাউন হয়ে গেছে, ফেঁসে গেছে, তাদের খাওয়া দাওয়া থাকার ব্যবস্থা আমরা করবো। कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद करें, बेहद जरूरी है। पिछले फेज में हमने मदद की है, एक दूसरे की मदद की है और कोरोना महामारी का ये दूसरा दौर शुरू हो गया है, ये दूसरी लहर है और इस दूसरी लहर में भी आपके सहयोग की जरूरत है, आपके आसपास के लोगों को। इसीलिए नजर रखें, जो जरूरतमंद है उनको सहयोग करें, उनसे दूर न भागें और तमाम प्रोटोकॉल का पालन भी खुद करें और दूसरों से भी करवाएं। जहां तक आपकी निगाह जाती है, आसपास अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसे समझाएं कि आप नियम तोड़ रहे हैं, अपने परिवार का विनाश करना चाहते हैं, इसीलिए नियम न तोड़ें और प्रोटोकॉल का पालन करें। जो सरकारी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप घर में भी रहते हैं तो घर में भी आप दूरी बनाए रखें अपने फैमिली के लोगों से और मास्क का इस्तेमाल करें। यही हमारी भी इल्तिजा है और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।